नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल से के साथ होते यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अचानक से फिर से पहुंच गए उत्तर प्रदेश। बताएंगे प्रयागराज में किस तरीके का रहा है राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बार बार किसानों को भटकाने की कोशिश किए जाने के बाद अब किसानों की ओर से एक ऐसी मांग रख दी गई है जिसके बाद बीजेपी को समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। वहीं आपको बताएंगे किस तरीके से गरीब कल्याण योजना के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री का प्रचार करते हुए लोगों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कमलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में ही फूट देखने को मिल रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभर सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचे वैसा ही सबसे पहले राहुल गांधी ने वाराणसी के अंदर जबरदस्त रैली करके दिखाया और इसके बाद अचानक से राहुल गांधी को केरल जाना पड़ा दोस्तों। और उसके अगले दिन राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान क्या आप लोगों ने कभी किसी ओबीसी एससी एसटी का कोई चेहरा देखा? ये लोग यह चाहते हैं कि आप लोग कभी देश पर नियंत्रण ना कर सके, यानी एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे नियंत्रण छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। और देश के अंदर जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें भी कोई एससी एसटी ओबीसी समाज का नहीं होता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की ओर से ये बातें कही गई है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। साथ केंद्र के साथ महत्वपूर्ण बैठक से एक दिन पहले हरियाणा से लगी सीमाओं पर पंजाब के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए अध्यादेश लाने के लिए कहा गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शंभू बॉर्डर के अंदर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर सरकार किसानों के विरोध का समाधान करना चाहती है तो उसे तुरंत एक अध्यादेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार के इरादे समस्या के समाधान को लेकर स्पष्ट है तो वे एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पर तुरंत अध्यादेश लेकर आए, चर्चा इसके बाद आगे बढ़ सकती है। ये उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में A2+FL फॉर्मूले के आधार पर 23 फसलों के एमएसपी को सुनिश्चित करती है, जबकि C2+50% का फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग ने दिया था और इसी फॉर्मूले पर हमको एमएसपी चाहिए। केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा किसान और खेतीहर मजदूरों के करीब 200 से ज्यादा संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से मांग की है कि पहले अध्यादेश लेकर आए, उसके बाद ही माना जाएगा। किसानों के समाधान को लेकर चर्चा की जा रही है। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दोहरे मापदंड के हिसाब से भाजपा के लोग चल रहे हैं। एक और सरकार की ओर से कई मंत्रियों को भेजा जा रहा है बातचीत करने के लिए और दूसरी ओर हरियाणा के अंदर बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स लगाए गए ताकि किसान दिल्ली की ओर रुख ना कर पाए, पंजाब के आंदोलन को पंजाब के अंदर ही सीमित करके रख दिया जाए। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई किसानों के हित की बात बीजेपी के लोग सोच रहे हैं या फिर लोगों को खासकर किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर चौथी मीटिंग से पहले किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। किसान आंदोलन के छठे दिन शंभू बॉर्डर पर निशान साहिब लहराया गया और निहंग जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे निहंग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्कीम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने बताया कि राजस्थान में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन के वितरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो राशन बैग पर छपने की कुल कीमत 13 करोड़ रुपए थी, जबकि एक बैग की कीमत 12 रुपए फोटो छापने की होती है, यानी 1 करोड़ 7 लाख के आसपास राशन के बैग पर प्रिंट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार किया गया था। इस आंकड़े को अगर आप सही से देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंट किए हुए बैग की कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जबकि उसके अंदर मौजूद राशन की कीमत 12 करोड़ के आसपास है। यानी जितना राशन जनता को दिया जा रहा है उसके बराबर का प्रचार में पैसा खर्च किया जा रहा है। सोचिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर कितना पैसा राशन बैग पर महामानव की फोटो छपवाने के लिए खर्च किया जा रहा है। एक आदमी की आत्ममुग्धता की कीमत आपकी जेब पर डाका डालकर अदा की जा रही है। जानकारी एफसीआई ने आरटीआई के माध्यम से दी है। यह जानकारी सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया। मुसलमानों की सपा में हो रही उपेक्षा को बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। हालांकि मीडिया वाले खबर फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ भी सही नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी का नेता अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है तो इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का ऑटोमेटिकली समर्थन मिल जाएगा। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद सलीम शेरवानी के इस्तीफे को लेकर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा और अमित शाह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमित शाह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। इसके बाद जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिवादन करना शुरू करते हैं तो अमित शाह हाथ पकड़कर उनका पीछे कुर्सी पर बिठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जेपी नड्डा को पीछे खींचा जा रहा है ताकि लोगों का अभिवादन ना कर सके। कुल मिलाकर दोस्तों जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके का बर्ताव उनके साथ अमित शाह ने कई बार किया है, सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियो सामने आई है जहां पर बार बार जेपी नड्डा को पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि अमित शाह जेपी नड्डा के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अगले जन्म मोहे नड्डा ना कीजिए, यानी जेपी नड्डा की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बेइज्जती हो रही है उसे लेकर तंजे कसा गया है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य
मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर रखा गया है, जबकि भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर रखा गया है। यानी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के दूध को खरीदने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों दूध पर एमएसपी एक नया स्कीम कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। इससे हिमाचल प्रदेश के कई किसानों को फायदा मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर एग्रीकल्चर काफी कम होता है, तो ज्यादातर पशुपालन पर अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। और कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सिंह सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, इसकी जमकर तारीफ होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ साथ इंडिया गठबंधन के शासित एक और राज्य के अंदर जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी गई है। झारखंड के सीएम ने जातीय आधारित जनगणना सर्वेक्षण कराने को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। यानी बिहार के बाद झारखंड के अंदर भी जातीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। राहुल गांधी ने झारखंड में यात्रा की थी और दावा किया था कि जल्द यहां पर भी सर्वेक्षण के कार्यक्रम किए जाएंगे। तेलंगाना के अंदर और कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जातीय सर्वेक्षण करा रही है। साथ साथ राहुल गांधी और वायनाड के सांसद ने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। हाल ही में जंगली हाथियों के कारण 2 पीड़ितों के घर जाकर राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के उग्र होते विरोध के मद्देनजर वाराणसी में अपने यात्रा को छोड़कर अचानक से शनिवार को पड़ोसी कुन्नूर जिले के अंदर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या ना हो और उनकी मांग उठाते हुए स्थानीय प्रशासन से भी मुलाकात की है। देखते हैं समाधान के लिए क्या कुछ किया जाता है। साथ साथ जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी में। बिना चुनाव के जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जून 2024 यानी लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा को अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दिया जाएगा। आप लोग इस तरीके के फैसले पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि बिना चुनाव के अपने मन मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं और एक व्यक्ति के नियुक्ति की डेट बढ़ा दी जा रही है। साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांधी नेहरू परिवार से की हो, उस आदमी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के कट्टर नेता और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता दोनों मानते हैं कि कमलनाथ उनकी पार्टी में ना तो छोड़ेंगे ना जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब अपने पार्टी के बड़े नेताओं को भी चेतावनी देने लगे हैं, कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछकर अगर कोई निर्णय लेते तो आज तक कांग्रेस पार्टी के इतने सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, तो शायद उनको शामिल नहीं कराते। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना मौजूदा सांसद गुना से होने के बावजूद बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। पार्टी के नेताओं ने विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद 2 जनों ने फैसला ले लिया तो पार्टी में कोई कुछ नहीं कर पाया। और इसी तरीके से कमलनाथ को भी बीजेपी अपने साथ में लेकर आएगी। लेकिन भाजपा के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री उनकी सुनेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और एक और बीजेपी का नेता है जो कभी किसी की सुनते नहीं है। साथ यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी के महासचिव पद से इस्तीफे को लेकर पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान अब तक जारी नहीं किया गया। दोस्तों वहीं पर कमलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल बीजेपी के चैनल पर कमलनाथ को चुनाव के दौरान करप्शन नाथ कहकर पुकारा गया था। कहा गया था सबको लूट खाएगा, अरे कुर्सी मिली इसको तो मध्य प्रदेश बेच खाएगा। कमलनाथ को लेकर वीडियो बनाया गया था, इसमें कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कमलनाथ को करप्ट नाथ बताया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के वीडियो को भी हटाएंगे कमलनाथ को अपनी पार्टी में लेने के लिए। साथ साथ दोस्तों जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेत्री बोली, कहा क्यों कैसे बीजेपी में किसी अध्यक्ष के चुनाव की खबर तो आई नहीं, क्या धक्का खाने और अपमानित होने की क्षमता लेकर नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्या उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ झारखंड में चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी के बीच 8 विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। चंपई सोरेन और जीए मीर ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पार्टी के 12 में से 8 विधायक रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इस पर चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना और पार्टी आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कोल्हान टाइगर ने खड़गे का आभार जताया है। कोल्हान टाइगर के नाम के मशहूर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए सरकार गठन के बाद उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से पहली मुलाकात हुई है और उन्होंने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर गठबंधन का पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नूह के अंदर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की है। एमएलए आफ्ताब अहमद ने बीजेपी जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधा है, सरकार की विफलताएं भी गिनवाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के साथ हरियाणा के चुनाव विधानसभा के कराए जाने को लेकर चर्चा चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन को जबरदस्त तरीके से तेज कर रखा है और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि जहां तहां पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं और इसीलिए नूह के अंदर भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले नूह के अंदर दंगे हुए थे, जिसके कारण स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं, रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के बयान को शेयर किया, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को कुछ नहीं पता है, बजट कहां से आएगा, 10 लाख रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। इस तरीके के बयान को शेयर करते तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के मेरे संकल्प पर आदरणीय मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरी देना एकदम असंभव है, ये गुमराह करने वाली बात है, कहां से देगा कुछ पता है, पैसा क्या आसमान से आएगा, पैसा क्या जेल से आएगा, इसे कुछ सेंस है, पैसा क्या ऊपर से आएगा, राज्य में तो पैसा ही नहीं है। 9 अगस्त 2022 को मेरे उप मुख्यमंत्री बनते ही सीएम नहीं, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
पटना के गांधी मैदान में इन्हीं सीएम ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी, जो हमने घोषणा करवाई थी। यहाँ इन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी के लोग साथ आए हैं तो ये नौकरी देंगे, 17 महीने में डिप्टी सीएम के तौर पर ही सही, लेकिन हमने 4 लाख से अधिक नौकरियां दी। 3 लाख नौकरियां अंतिम चरण तक प्रक्रिया अधीन करवा दी, जो इस वर्ष के अंत तक मिल जाएगी। यही वो वादा है जो तेजस्वी यादव ने पूरा करके पूरे बिहार के युवाओं के बीच में एक अपनी पहचान बनाई है। और डिप्टी सीएम के तौर पर जिस तरीके से रोजगार बांटे गए हैं, जिस तरीके से परीक्षा बिल्कुल सही कराए गए हैं और नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, ये उनका बड़ा अचीवमेंट है। और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर जो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसमें भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि हम इस बार कम से कम 20 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। भाजपा बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रही है, वे सभी 28 सीटें जीतेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि लोग इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। भाजपा और जनता दल सेकुलर के गठबंधन के खिलाफ लड़ने की कांग्रेस की रणनीति के बारे में सिद्धरमैया ने कहा कि विपक्ष में कोई दो दल नहीं है, क्योंकि जनता दल सेकुलर का भारतीय जनता पार्टी में अनौपचारिक तौर पर विलय हो चुका है। दोनों पार्टियां एक हो चुकी है। हमारा मुकाबला मात्र एक पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से। जनता दल सेकुलर उसका हिस्सा बन गई है, यानी उसका विलय हो चुका है। इसीलिए इस बार हम बीजेपी को फिर से शिकस्त देंगे और राज्य के अंदर कम से कम 20 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सिद्धरमैया के इस दावे पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।